the English language, our ever-glittering badge of intellect. Speak a few polysyllabic words and you're instantly elevated to the pantheon of the cultured elite. In a land bursting with ancient wisdom, we now measure intelligence by accent and vocabulary rather than thought. Impressive लगा ना? सच बोलिए, थोड़ा तो लगा होगा कि क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है ये बंदा। अगर लगा तो इस एपिसोड से आप जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि ये फीलिंग दैट परफेक्ट इंग्लिश इक्वल्स इंटेलिजेंस ये कोई नेचुरल बात नहीं है। ये सोच हमारी ओरिजिनल सोच नहीं है, ये एक डिजाइन थी, एक 190 साल पुराना साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट जिसका नाम है द मकॉले माइंडसेट। वेलकम टू इनफाइनाइट इंडिया द भारतीय वे, एक ऐसी सीरीज जो मिथ्या को तोड़ती है, स्पेकुलेशन को साइड में रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और हम कौन हैं। 1835 का साल था। एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने स्पीच दी, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। उसका नाम था थॉमस बैबिंगटन मकॉले और उस स्पीच ने हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia. अंग्रेजी बोलने से झूठी बात सच नहीं हो जाती। Anyway, सोच के देखो, एक ऐसा आदमी जिसे ना संस्कृत आती हो, ना कभी वेदास पढ़े, ना पुराण, ना रामायण, ना महाभारत, वो डिसाइड कर रहा था कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन वर्थलेस है। जिस भारत में वेदों का ज्ञान थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से चल रहा है, जहां चरक ने मेडिकल साइंस पर लिखा था, जहां आर्यभट्ट ने कई एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए थे, जहां नियर यूनिवर्सल स्कूलिंग सिस्टम था, वहां एक अंग्रेज आदमी आके कहता है तुम्हारा सब बेकार है। उसने गोल डिफाइन किया, we must form a class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, opinions, morals and intellect. ये स्टेटमेंट सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशनल अटैक थी। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मकॉलेज मॉडल अडॉप्ट कर लिया। धीरे धीरे गुरुकुल, पाठशाला और मदरसा की जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ गए। स्कॉलरशिप और फंडिंग सिर्फ उनको मिलती थी जो इंग्लिश सीखें, और तब शुरू हुआ द ग्रेट इंडियन mental colonization. The ground reality is that the people of India, especially the so-called unlettered people of Bharat, who have fortunately not been exposed to English education, still operate in the form of a civilization, which means members of the society, regardless of which part of the country they come from, will not have problems engaging with each other because there is an unspoken intuitive way in which they relate to each other based on religion, practices, so on and so forth. The first level of dissonance that happens within the level of the society is Anglicization takes you further away from your roots, or that has had the intended effect since 1835, and post 1947 we have pushed it with or without that knowledge in terms of what it was meant to do. Now it's ironic that this point is being made in English, but nevertheless, because the target audience is the Anglicized audience, I might as well speak in a language that they relate to and understand. The third layer of dissonance, what is known as the steel frame of Bharat's administrative structure, which is the bureaucracy, which still functions on inherited values and inherited systems of the Englishman. अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक ऑर्गेनिक एजुकेशन सिस्टम था। गुरुकुल्स, मदरसास, पाठशालास। बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम के 1830s के रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा लोकल स्कूल्स थे, और हर कास्ट, ऑक्यूपेशन और गांव के लोगों के लिए एजुकेशन अवेलेबल थी। एजुकेशन फ्री थी, प्रैक्टिकल थी और अपनी कल्चर से जुड़ी हुई थी। हमारे गुरुकुल्स
सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करवाते थे, वो सेवा, डिसिप्लिन और एथिक्स पर बेस थे। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नौकरी नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग था, चरित्र निर्माण था। ऐसा ही कुछ देश के दूसरे भागों में था। ये सब रिसर्च धर्मपाल जी की ब्रिलियंट बुक द ब्यूटीफुल ट्री में लिखा है। Unshakable belief that language is the medium of transmission of culture. It is us who believe, and wrongly so, that language is merely a medium of communication. There is nothing more to it beyond that. So language is so important because it's like the pravah or the dhara or the flow that continues no matter what. And because it flows through time and space, it carries the seeds of history within it and reflects every change that a particular history or let's say a society has gone through. So I'll give a straightforward example. I'm sure there must have been a point in Bharat's history when Kharif and Rabi would have never been used to name our agricultural seasons or cycles because they are not Bharatiya words. I'm sure there must have been a point in time in Bharat's history when monsoon was not used to refer to the rainy season. I'm positive that there was a point of time in Bharat's history when Wakalatnama was never used to refer to the document issued by a client to authorize a lawyer, right? So therefore, language tells you the journey, and the British man in his conversations within himself or within his own community when he was discussing the 1835 minute made it abundantly clear that if you wish to pave the way for long-term conversion of Bharat society as a whole or its proselytization, you need to start with the education system, with the English language being your primary weapon of choice to enter the headspace. अंग्रेजों को ये सिस्टम समझ नहीं आया। उनके लिए एजुकेशन का मतलब था प्रोड्यूस क्लर्क्स एंड ओबीडियंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो मकॉले ने एक असेंबली लाइन बना दी, एक ऐसी क्लास जो ब्रिटिश के सिस्टम्स को समझे और उनके लिए काम करे। मकॉले ने सिस्टम बदल दिया, संस्कृत और इंडियन लैंग्वेजेस को बोला यूजलेस और इंग्लिश को बना दिया नॉलेज की असली भाषा। गवर्नमेंट फंड्स डाइवर्ट हो गए टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। यहीं से शुरू हुआ हमारा इंग्लिश स्पीकिंग एलीट का इरा। ब्राउन स्किन, वाइट माइंड, बाहर से भूरे, अंदर से गोरे। एक मिडिल क्लास ब्राउन साहिब क्लास क्रिएट हुई जो इंडियन दिखता था पर सोचता था बिल्कुल वेस्ट जैसे। और इस ब्रेन वॉशिंग के चलते हमारे होम ग्रोन इंडियन हिस्टोरियंस, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट सब आउटडेटेड लेबल कर दिए गए। एक इंडियन ने अगर एस्ट्रोनॉमी लिखी तो सुपरस्टिशन, लेकिन न्यूटन ने लिखा तो साइंस। वाह भाई। अब मकॉले के बाद एक और नाम आया, मैक्स म्यूलर, ऑफिशियली संस्कृत स्कॉलर पर असल में ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट का फेवरेट ट्रांसलेटर। उसने ऋग्वेदा ट्रांसलेट किया पर पूरी कहानी बदल दी। म्यूलर ने बोला आर्यंस एक अलग रेस थी जो 3500 साल पहले बाहर से इंडिया आई और यहाँ के डार्क स्किन लोगों को सिविलाइज किया। मतलब क्या? जिन्हें तुम अपने एंसेस्टर समझते थे और जिनके अचीवमेंट्स पर तुम इतना गर्व करते थे, वो आर्य एक वाइट स्किन्ड कॉन्करर रेस थे जिन्होंने तुम्हें टेम किया, सिविलाइज किया। ये थी दी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ब्रिटिश रूलर्स ने तुरंत इस थ्योरी को अपना लिया। बोले देखो, तुम तो पहले भी इन्वेड हुए थे, अब हम नए आर्यन हैं, हम तुम्हें फिर से सिविलाइज करने आए हैं। ब्रिटिश रूलर्स ने इस थ्योरी से एक नैरेटिव बिल्ड किया। इंडियंस को रेशियली डिवाइड करो, नॉर्थ वर्सेस साउथ, अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड कास्ट, डिवाइड एंड रूल, और सब कुछ जस्टिफाइड अंडर स्कॉलरशिप। Who takes the clear position that assume for a moment that the Aryan invasion theory turns out to be scientifically true, archaeologically true. The question would be, so what? Because Bharat's history is not Aryan history in that sense. It is Bharatiya history, wherein it is possible to even make the argument that the social structure and the way Sanatana Dharma as a civilization or as a religious unit is organized is the product of confluence of multiple influences. Which means there is a space for Indra, Mitra, Varuna, Agni, and there is equally a space for Mariamman, Ayyanar, and all the deities across the country.
So it's not as if one has gobbled the other. All that Bharatiya system has done is to accommodate them in the larger pantheon. So firstly, I don't think there is a question of an Aryan invasion theory going by whatever experts say. But even if it were true, it doesn't take away the fact that the Aryans did not celebrate Central Asian culture or Nordic culture. All their ancestral memories are rooted in this land. I'll give you a simple example. After decades of stay and after having conquered Bharat, Babur was still thinking of Samarkand. He was still thinking of Fargana. Whereas Aryans, the so-called Aryans, or people of the original Vedic age, continued to speak of Bharat as their ancestral homeland. Saraswati and Sindhu were the rivers that defined their identity, not the Volga or any other river in Europe or some other part of the world. What does that tell you? That they truly embrace this land as their home. So much so that the identity of the so-called Aryan identity is inseparable from Bharatiya identity, from Bharatvarsha. There are the epicenter of their religious identity and the focal point of their loyalties were all Bharat. लेकिन सच क्या था? ऋग्वेदा में कहीं भी फॉरेन इन्वेजन का मेंशन नहीं है। वैदिक आर्यन ने यह नहीं लिखा कि वो भारत के बाहर से आए थे। इनफैक्ट वो बार बार भारत की भूमि को पवित्र और अपनी जननी मानते थे। और तो और इतने सालों के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बाद भी आज तक 3500 साल पहले किसी भी वायलेंट इन्वेजन का कोई भी आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिला है। आर्य का अर्थ है नोबल, ना कि एक रेस। पुराने संस्कृत टेक्स्ट में ये एक एथिकल टर्म थी, पॉलिटिकल नहीं। आयरनी ये है कि मैक्स म्यूलर खुद मानते थे कि उन पर ट्रांसलेट करने का प्रेशर था, क्योंकि ब्रिटिश चर्च और ईस्ट इंडिया कंपनी फंडिंग कर रही थी। एक बार सोचो, उन्होंने हमारे टेक्स्ट को मिस ट्रांसलेट करके हिस्ट्री को ही तोड़ मरोड़ दिया। म्यूलर ने कहा आर्यंस एक लाइट स्किन रेस थी जो यूरोप से आई और इंडिया को कॉन्कर करके हम डार्क स्किन नेटिव्स को सिविलाइज किया। मैं दोहरा रहा हूं, आज तक इस इन्वेजन का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। फिर भी 150 साल तक हमारे स्कूल बुक्स इस मिथ्या को सच बताते रहे। म्यूलर और मकॉले दोनों ने एक ही काम किया, इंडियंस को साइकोलॉजिकली डिवाइड करना। एक डिवाइड था लैंग्वेज और एजुकेशन का और दूसरा था लीनियज और आइडेंटिटी का। ब्रिटिश लोगों ने अपने रूल को एक फैंसी नाम दिया, द सिविलाइजिंग मिशन। गजब। उन्होंने कहा इंडियंस बार्बेरिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, सुपरस्टिशियस हैं और हम तुम्हें सिविलाइज्ड बना रहे हैं। लेकिन असली मकसद क्या था? लूट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल सुपीरियरिटी का ढकोसला। उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए था और चीप क्लर्क्स चाहिए थे। मकॉले ने वही डिलीवर किया, एक एजुकेटेड स्लेव क्लास। और जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे, सेंट्स, रिफॉर्मर्स, वैदिक स्कॉलर्स, उन्हें इर्रेशनल बताकर साइडलाइन कर दिया। ब्रिटिश लिटरेचर को पेडेस्टल पे रखा गया। शेक्सपियर, मिल्टन, बेकन, ये सब हर सिलेबस में आ गए और हमारे क्लासिक्स को रिडिक्यूल किया गया। कालिदास, शूद्रक को बस इंडियन वर्जन कहकर छोटा कर दिया गया। और एक आयरनी देखिए, जब ब्रिटेन में ही इंग्लिश लिटरेचर एक फॉर्मल सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में तब तक लैटिन और ग्रीक डोमिनेंट थे। तो जब ब्रिटेन में लैटिन और ग्रीक का बोलबाला था, तब उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को शेक्सपियर पढ़ने पर मजबूर किया। मैं ये नहीं कह रहा कि शेक्सपियर बुरा राइटर है, बहुत अच्छा है भाई, मुझे भी पसंद है। लेकिन जैसे ब्रिटेन के उस जमाने के स्टूडेंट्स लैटिन और ग्रीक पढ़ते थे, वैसे ही हमें भी अपने क्लासिक्स जैसे कालिदास और शूद्रक पढ़ने चाहिए थे। और तो और हमारे क्लासिक्स की ग्रेटनेस समझाने के लिए भी हमेशा ब्रिटिश कंपैरिजन बनाना पड़ा। कालिदास को ईस्ट का शेक्सपियर कहा जाने लगा, चाणक्य को इंडियन माकियावेली करार दिया। यह कंपेयर करने का एक क्लेवर तरीका था। तुम तभी ग्रेट हो जब तुम किसी यूरोपियन से मिलते जुलते हो, क्योंकि उनके लिए ग्रेटनेस सिर्फ तब थी
जब वो यूरोपियन स्केल पर, यूरोपियन मापदंड पर मेजर हो सके। देखते ही देखते एजुकेशन सिर्फ जॉब फैक्ट्री बन गई। वो परंपरा गायब हो गई जहां एजुकेशन का मतलब था आत्मज्ञान और चरित्र निर्माण। अब सिर्फ नौकरी के लिए डिग्री मैटर करती थी। हम मैथ्स में पाइथागोरस पढ़ते हैं पर बौधायन और भास्कराचार्य नहीं। एस्ट्रोनॉमी में गलीलियो के बारे में जानते हैं पर आर्यभट्ट के बारे में इतना नहीं। मेडिसिन में हिपोक्रेटिस के नाम पर ज्यादा चर्चा है चरक के मुकाबले। हम न्यूटन के लॉज याद करते हैं पर उससे पहले के इंडियन साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस हमारे लिए अननोन है। टेक्स्ट बुक्स में लिखा है वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया, जैसे हम पहले किसी मैप पे थे ही नहीं। वैसे एक्चुअली वास्को ड गामा को अफ्रीका से इंडिया तक एक गुजराती सेलर लाया था जिसका नाम था कांजी मलम। कांजी मलम उसी सेलिंग रूट से आया था जो हजारों साल से कई इंडियंस इस्तेमाल कर रहे थे। काम इंडियन का, ना हम पुर्तगाली का। वाह भाई। बच्चे पढ़ते हैं ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स के बारे में पर उन्हें नहीं पता कि इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क हजारों साल पुराना है। न्यूटन के पहले भास्कराचार्य ने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स लिखे। आर्यभट्ट ने एक्लिप्सिस और प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेन किया पर टेक्स्ट बुक्स उनका जिक्र नहीं करती। कॉलोनाइज्ड माइंड को फिजिकल चेन की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ एक आइडिया चाहिए कि हम कमजोर थे, हम बैकवर्ड थे। हमारा कॉलोनियल हैंगओवर इतना गहरा है कि हम आज भी अपनी ही लैंग्वेज से शर्माते हैं। स्कूल्स में स्टूडेंट अगर हिंदी या तमिल में बोलता है हम उसे वर्नैक्युलर कहकर नीचा दिखाते हैं। कॉलोनाइजेशन का मतलब सिर्फ धरती को लूटना नहीं होता। जब तुम्हारा इंटेलेक्चुअल सिस्टम, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट जब सब छीन लिए जाएं, वही असली स्लेवरी। आज वो माइंडसेट तोड़ने का टाइम आ गया है क्योंकि एक जनरेशन उठ खड़ी हुई है जो क्वेश्चन करती है, रिसर्च करती है। जहां कॉलोनाइजेशन था वहां डीकॉलोनाइजेशन हो रहा है, रीराइटिंग हो रही है, अनबायस्ड ट्रांसलेशंस ऑफ द वेदास, रीडिस्कवरी ऑफ संस्कृत टेक्स्ट और भारतीय रिसर्च सेंट्रिक एजुकेशन। 2020 में एक बड़ा स्टेप लिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। काफी लोगों ने नाम तो सुना होगा पर शायद डेप्थ में नहीं देखा। बहुत सारे स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि एनईपी 2020 हमारे एजुकेशन को डीकॉलोनाइज करने की फर्स्ट सीरियस कोशिश है, यानी मकौले के मॉडल से बाहर निकलने का पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप। इस पॉलिसी का एक कोर आइडिया है एजुकेशन को इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज और इंडियन लैंग्वेज से दोबारा जोड़ना। पॉलिसी क्लियरली बोलती है कि बच्चों को ग्रेड 5 तक और अगर हो सके तो ग्रेड 8 तक उनकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। रिसर्च बताती है कि जब बच्चे अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रांग बनती हैं। सोचो, जहां मकौले ने कहा कि संस्कृत, तमिल, हिंदी यूजलेस लैंग्वेजेस हैं, वहीं एनईपी कहता है इंडियन लैंग्वेजेस हमारी स्ट्रेंथ हैं। पॉलिसी स्पेसिफिकली क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, तमिल, पाली को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के साथ साथ ट्राइबल और एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को भी प्रिजर्व करने का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 में एक और इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को वापस सिलेबस का हिस्सा बनाने की बात। यानी एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन, मेटलर्जी, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स में भारतीय योगदान को सिस्टमैटिकली इंटीग्रेट करना, ताकि स्टूडेंट सिर्फ वेस्ट के न्यूटन और गलीलियो को ना जाने बल्कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, सुश्रुत, चरक और पतंजलि को भी समझें। पॉलिसी के विजन डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि इंडिया को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, पर ऐसी पावर जो खुद की सिविलाइजेशनल विजडम पर बेस्ड हो, सिर्फ बोरोड आइडियाज पर नहीं। ऑफ कोर्स ग्राउंड रियलिटी आसान नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हैं, टीचर ट्रेनिंग, नई टेक्स्ट बुक्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सिर्फ मदर टंग बोली जाएगी तो इंग्लिश का ग्लोबल एडवांटेज कम हो जाएगा। लेकिन असली पॉइंट ये है, हमें इंग्लिश छोड़नी नहीं है, हमें अपनी भाषा, अपने ज्ञान को वापस इक्वल पेडेस्टल पर लाना है। इंग्लिश सीखना गलत नहीं है,
हम खुद इस एपिसोड को इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हैं ना, है ना? सिर्फ इंग्लिश सीख लेना और अपने ट्रेडिशन को भूल जाना, ये प्रॉब्लम है, ये गलत है। अंग्रेजी भी सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा में भी निपुण बनिए। मकौले ने हमसे हमारा आत्मविश्वास छीना था। हमें हमारे खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाना है। ट्रू प्रोग्रेस तब होती है जब हम दोनों वर्ल्ड्स को बैलेंस करें, ईस्ट और वेस्ट। 1947 में हम पॉलिटिकली आजाद हो गए, लेकिन मेंटल फ्रीडम का स्ट्रगल आज भी चल रहा है। सोचो, जब आप किसी को बोलते सुनते हो फर्राटेदार अंग्रेजी में और इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाते हो, तब शायद अभी भी मकौले माइंडसेट जिंदा है। जब आपको लगता है कि इंडियन लिटरेचर बोरिंग है और वेस्टर्न मॉडर्न है, तब भी वो ही माइंडसेट काम कर रहा होता है। एजुकेशन रिफॉर्म्स हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, पर असली लड़ाई हर इंडियन के दिमाग और दिल में है। कुछ लीडर्स ने NEP 2020 को इंडिया का पहला सीरियस स्टेप बोला टुवर्ड्स डीकॉलोनाइजिंग एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा कि ये पॉलिसी का मेन गोल है एजुकेशन को डीकॉलोनाइज करना, हमारी भाषाओं, कल्चर और नॉलेज पर गर्व जताना। लेकिन पॉलिसी सिर्फ कागज पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट तब तक ही रहेगा जब तक हम पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स इसे अपने बिहेवियर में ट्रांसलेट ना करें। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? जब स्कूल आपको ऑप्शन दे तो आप अपने बच्चों के लिए रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश दोनों को इंपॉर्टेंस दें। जब सिलेबस में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स आए तो उन्हें एक्स्ट्रा या ऑप्शनल ट्रीट ना करें, बल्कि कोर नॉलेज जैसे देखें। जब कोई स्टूडेंट हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी किसी भी इंडियन भाषा में बोलकर इंटेलिजेंट बात करे तो उसे वर्नैक्युलर कहकर अंडर एस्टिमेट ना करें। रियल इंडिपेंडेंस तब होगी जब एक इंडियन कॉन्फिडेंटली कहेगा, हाँ मैं इंग्लिश जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी भाषा में सोचता हूँ। मैं सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी समझता हूँ, लेकिन वेदों के विजडम से भी जुड़ा हूँ। ब्रेकिंग फ्री डजंट मीन rejecting the West. It means rediscovering ourselves. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, we must not only revive the past but build the future. और वही आज हम सबको करना है। तो अगली बार जब कोई बोले, वाओ यू स्पीक सच गुड इंग्लिश, स्माइल करो और बोलो शुक्रिया, लेकिन मेरी हिंदी, तमिल, बांग्ला और हो सके तो संस्कृत भी उतनी ही स्ट्रांग है। क्योंकि असली एजुकेटेड इंडियन वो है जो इमिटेट नहीं करता, इंटीग्रेट करता है। जय हिंद।